हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी कि एचयू के यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए पाठ्यक्रम, नए सिलेबस पर आधारित है। इन नए सिलेबस को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एचयू की अगर क्लास की बात की जाए तो ये मंडे टू सैटरडे स्टार्ट हो चुकी है। मंडे टू सैटरडे ये क्लास चलती है आपकी दोपहर 1 बजे। तो आप में से जितने भी लोगों का एचयू का एग्ज़ाम है तो वे सभी दोपहर में 1 बजे क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीआईसी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपको जीआईसी एग्ज़ाम के लिए जीएस और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स इसमें कंप्लीट कराए गए हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। वन लाइनर नोट्स की बात की जाए तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें ये आपका रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। ये वन लाइनर नोट्स हो जाएंगे। और थिंकर्स के अगर आप नोट्स चाहते हैं तो थिंकर्स के भी मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसका विज्ञापन जारी होने वाला है जुलाई में और इसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। तो इसके भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आप, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। पीडीएफ में नहीं था, ऐड नहीं होते। ओके, इसमें ऐड है। चलिए, तब तक आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। 250 प्रश्न हो गए थे। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। चलिए, अब यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है विकल्प ए, शोधकर्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत मूल्यों और पूर्वाग्रहों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना, तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना और बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के उनका संकलन करना, केवल उन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना जो समाज के लिए कल्याणकारी हो, या फिर विकल्प डी, गुणात्मक तथ्यों को पूरी तरह से छोड़कर केवल मात्रात्मक डेटा पर निर्भर रहना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा?
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना और बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के उनका संकलन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। मिलान करना है और यहाँ पर सामाजिक शोध की एक तरफ पद्धतियां दी गई हैं और उसकी विशेषता या यहाँ पर विचारक दिए गए हैं। सहभागी अवलोकन की अगर हम बात करते हैं तो सहभागी अवलोकन का जो प्रयोग किया गया था इस पद्धति का, वो किसके द्वारा किया गया था? वाइट के द्वारा, डब्ल्यू एफ वाइट के द्वारा किया गया था। स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी इनकी पुस्तक है। विषय वस्तु विश्लेषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इससे संबंधित हो जाएगा गुणात्मक डेटा को मात्रात्मक रूप में बदलना। ठीक है, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नृवंश विज्ञान एथनोग्राफी की अगर हम बात करें तो संस्कृति का गहन और विस्तृत विवरण यहाँ हो जाएगा, सी का थर्ड। एंड फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक अनुसंधान की, तो तत्कालिक समस्या का समाधान खोजना। ऑप्शन यहाँ पर डी का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग डब्ल्यू एफ वाइट द्वारा किया गया था, विलियम वाइट के द्वारा किया गया था। इससे संबंधित इनकी पुस्तक स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी है। वहीं पर अगर हम बात करें विषय वस्तु विश्लेषण की तो ये गुणात्मक डेटा को मात्रात्मक रूप में बदलना, इससे जुड़ जाएगा। नृवंश विज्ञान एथनोग्राफी तो संस्कृति का गहन और विस्तृत विवरण हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम एक्शन की बात करते हैं, एक्शन रिसर्च की, तो किसी तत्कालिक समस्या का समाधान खोजना, इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? देखिए, विकल्प ए है यदि कोई शोध पैमाना वैध है और उसका विश्वसनीय होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, विकल्प बी देखिए, उच्च विश्वसनीयता हमेशा उच्च वैधता की गारंटी देता है। विकल्प सी, एक पैमाना विश्वसनीय हो सकता है भले ही वह वैध ना हो, लेकिन एक वैध पैमाने को विश्वसनीय होना ही होगा। विकल्प डी है विश्वसनीयता का संबंध शोध के उपकरणों से नहीं बल्कि केवल शोधकर्ता के व्यवहार से होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता और वैधता के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही है? एक पैमाना विश्वसनीय हो सकता है भले ही वह वैध ना हो, लेकिन एक वैध पैमाने को विश्वसनीय होना ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उपकल्पना के निर्माण के बिना भी वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान संभव है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पद्धति से जुड़ा है? ऑप्शन देख लीजिए, सर्वेक्षण पद्धति, आगमन पद्धति और आधारभूत सिद्धांत, निगमन पद्धति या फिर प्रयोगात्मक शोध डिजाइन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? उपकल्पना के निर्माण के बिना भी वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान संभव है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पद्धति से जुड़ा हुआ है? आगमन पद्धति और आधारभूत सिद्धांत। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संभाविता निर्दर्शन का प्रकार है जिसमें शोधकर्ता अपनी सुविधानुसार या उद्देश्य के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, न कि लॉटरी या रैंडम तरीके से? ऑप्शन देख लीजिए, स्तरित यादृच्छिक निदर्शन, क्लस्टर सैंपलिंग हो जाएगा, सोद्देश्य या निर्णय निर्दर्शन, व्यवस्थित निर्दर्शन यहाँ पर दिया गया है। एक गैर संभाविता निर्दर्शन का इनमें से कौन सा प्रकार है जिसमें शोधकर्ता अपनी सुविधानुसार या उद्देश्य के अनुसार इकाइयों का चयन करता है, ना कि लॉटरी या रैंडम तरीके से उसका चयन करता है? यहाँ पर सोद्देश्य या निर्णय निर्दर्शन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप किसी घटना के पीछे क्यों यानी कि कारण प्रभाव संबंध को जानने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन देख लीजिए, अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, वर्णनात्मक शोध प्रारूप, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप या फिर निदानात्मक शोध प्रारूप। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा शोध प्रारूप है जो किसी घटना के पीछे के क्यों को जानने यानी कि कारण प्रभाव संबंध को जानने के लिए सबसे उपयुक्त है?
यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यहाँ पर कथन दिए गए हैं और बताना है सही क्या है। देखिए 2 कथन है। पहला है गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक प्रकृति का होता है। दूसरा कथन है मात्रात्मक अनुसंधान निगमनात्मक प्रकृति का होता है। अब इनमें से सही क्या है ये यहाँ पर बताना है आपको। यहाँ पर ये दोनों ही सही हो जाएंगे। सी यहाँ पर सही होगा। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है सामाजिक अनुसंधान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कारण सामाजिक अनुसंधान का विषय मानव व्यवहार है जो परिवर्तनशील और व्यक्तिपरक होता है। बताएं यहाँ पर क्या होगा। सामाजिक अनुसंधान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह कथन कह रहा है। कारण है कि सामाजिक अनुसंधान का विषय मानव व्यवहार है जो परिवर्तनशील और व्यक्तिपरक होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में, ठीक है, समाजशास्त्र में त्रिभुजीकरण पद्धति का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लीजिए। विकल्प ए है 3 अलग अलग शोधकर्ताओं द्वारा एक ही समय पर अलग अलग अध्ययन करना। विकल्प बी है किसी एक ही सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए बहु पद्धतियों का उपयोग करना। विकल्प सी है केवल 3 सामाजिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन करना। विकल्प डी आदिम ग्रामीण और शहरी समाजों का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करना। त्रिभुजीकरण पद्धति का अर्थ क्या है? यहाँ पर राइट होगा किसी एक ही सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए बहु पद्धतियों का उपयोग करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मिलान करना है, पुस्तकें हैं यहाँ पर। मेथड्स इन सोशल रिसर्च है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च है, स्ट्रेट कॉर्नर सोसाइटी है, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये किसकी हो जाएगी? गुड एंड हॉट की। ए का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। दूसरी पुस्तक है ऑप्शन बी में साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये किसकी हो जाएगी? ये पीवी यंग की हो जाएगी। कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी? विलियम एफ वाइट की। अभी आपने प्रश्न में भी देखा था। सर्वे मेथड्स एंड सोशल इन्वेस्टिगेशन तो ये मोजर की हो जाएगी, सी ए मोजर की। यहाँ पर डी का थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है जब कोई शोधकर्ता किसी छिपी हुई या ऐसी आबादी का अध्ययन करना चाहता है जहां तक पहुंचना कठिन है, जैसे कि ड्रग्स लेने वाले या अपराधी, तो किस निर्देशन पद्धति का उपयोग सर्वोत्तम माना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। कोटा निर्देशन, स्नोबॉल निर्देशन, व्यवस्थित निर्देशन या फिर सरल दैव निर्देशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्नोबॉल निदर्शन हो जाएगा और स्नोबॉल निदर्शन को नेटवर्क सैंपलिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक शोध में मूल्य मुक्त विज्ञान वैल्यू फ्री साइंस की वकालत की? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट किसका है, मैक्स वेबर का है। ठीक है, मैक्स वेबर का है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबर का कहना था कि समाजशास्त्री है, उनको अध्ययन करते वक्त अध्ययन के दौरान अपने जो उनके व्यक्तिगत मूल्य होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे दूर हट करके अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, वैल्यू फ्री की बात इन्होंने की थी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। निर्देशन त्रुटि के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है जैसे जैसे निर्देशन का आकार बढ़ता है निर्देशन त्रुटि बढ़ती है। विकल्प बी, जैसे जैसे निर्देशन का आकार बढ़ता है निर्देशन त्रुटि घटती है। या फिर निर्देशन के आकार और निर्देशन त्रुटि के बीच कोई संबंध नहीं है। या फिर विकल्प डी, निर्देशन त्रुटि केवल गैर संभाव्यता का निर्देशन में ही होती है। निर्देशन त्रुटि के बारे में कौन सा सही कह रहा है? जैसे जैसे निर्देशन का आकार बढ़ता है निर्देशन त्रुटि घटती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, विकल्प ए है, प्रश्नावली को शोधकर्ता स्वयं भरता है जबकि अनुसूची को डाक द्वारा भेजा जाता है। विकल्प बी है, अनुसूची को प्रंगणक यानी कि शोधकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से पूछकर भरा जाता है जबकि प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है। विकल्प सी है, प्रश्नावली केवल अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी है। विकल्प डी, अनुसूची में प्रश्नों की संख्या हमेशा कम होती है। अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर कौन सा है, कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ पर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अनुसूची होती है इसे शोधकर्ता उत्तरदाताओं से पूछ करके खुद ही भरता है। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रश्नावली की तो इसे जो है डाक के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, जो प्रश्नावली होती है वो उत्तरदाता के द्वारा भेजी जाती है और उत्तरदाता इसे स्वयं भरता है। ठीक है, इसके लिए प्रश्नावली के लिए क्या होना चाहिए, हमें शिक्षित व्यक्तियों की ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब कि उनको ही हम भेज सकते हैं प्रश्नावली को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन है? उपकल्पना का निर्माण, शोध डिजाइन तैयार करना, समस्या का चुनाव, तथ्यों का संकलन यहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेप पूछा जा रहा है, पहला चरण क्या होता है सामाजिक अनुसंधान का, समस्या का चुनाव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक ऐसी उपकल्पना जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है इसे दर्शाती है, उसे क्या कहा जाएगा? कार्य रूपी उपकल्पना, शून्य उपकल्पना, दिशात्मक उपकल्पना, जटिल उपकल्पना यहाँ पर दिया गया है। एक ऐसी उपकल्पना जो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है इसे दर्शाती है, इसे हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे, शून्य उपकल्पना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पैनल अध्ययन निम्नलिखित में से किस शोध प्रारूप का एक हिस्सा है? अनुदैर्ध्य शोध प्रारूप, अनुप्रस्थ शोध प्रारूप, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप, ऐतिहासिक शोध प्रारूप। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पैनल अध्ययन निम्नलिखित में से किस शोध प्रारूप का एक हिस्सा है? यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य शोध प्रारूप। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड की बात हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, किसी बड़े समूह के सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करना, किसी एक सामाजिक इकाई, ये इकाई व्यक्ति, संस्था या समुदाय कोई भी हो सकती है, उसका गहन और विस्तृत अध्ययन करना, समाज में व्यापक सर्वेक्षण का संचालन करना, या फिर केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करना। सामाजिक अनुसंधान में केस स्टडी मेथड की बात हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी एक सामाजिक इकाई का गहन और विस्तृत अध्ययन करना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आंसर। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, मानव व्यवहार और सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? लुनबर्ग, पीवी यंग, बोगार्डस, गुडे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
और केस स्टडी मेथड को सूक्ष्मदर्शी पद्धति किसके द्वारा कहा गया था? बर्गस के द्वारा कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर फिलहाल बताएं, यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक अनुसंधान, सामाजिक जीवन, मानव व्यवहार और सामाजिक घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की नवीन ज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। ये बात किसके द्वारा की गई है? पीवी यंग के द्वारा की गई है। पीवी यंग, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चर एक गुणात्मक चर का उदाहरण है? आयु, आय, वैवाहिक स्थिति, परिवार के सदस्यों की संख्या। गुणात्मक चर का पूछा जा रहा है उदाहरण, तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति होगा। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वैवाहिक स्थिति में विवाहित और अविवाहित में हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बाकी सारे आपके मात्रात्मक में हो जाएंगे। आयु है, आय है, परिवार के सदस्यों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए, जब किसी माप की सटीकता की जांच की जाती है कि क्या वह वास्तव में उसी चीज को माप रहा है जिसे मापने का दावा करता है, तो इसे शोध की भाषा में क्या कहा जाता है? विश्वसनीयता, वैधता, व्यावहारिकता या फिर समानीकरण। जब किसी माप की सटीकता की जांच की जाती है कि क्या वास्तव में उसी चीज को वह माप रहा है जिसे मापने का दावा करता है, तो इसे शोध की भाषा में हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे हम? वैधता कहेंगे। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सहभाग्यावलोकन शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यह प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए। मैलिनोव्स्की है, लिंडमैन है, विलियम एफ वाइट है, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर दिया गया है। सहभाग्यावलोकन पद्धति का पूछा जा रहा है, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नाइनटीन 1924 या 1942, जहाँ तक 1924 था। ठीक है, चलिए किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? लिंडमैन ने। ठीक है, लिंडमैन ने किया था। इनकी पुस्तक है सोशल डिस्कवरी, और ये मे बी 1924 या 1942 में आती है। एक बार देख लीजिएगा, मैंने पहले हालांकि बताया हुआ है। ठीक है, अभी ठीक तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा। ये इनकी पुस्तक है लिंडमैन की सोशल डिस्कवरी। इन्होंने सबसे पहले सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनगणना किस प्रकार के शोध और डेटा संग्रह का उदाहरण है? निदर्शन, सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा, समग्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा, प्रयोगात्मक शोध और द्वितीयक डेटा, या फिर केस स्टडी और गुणात्मक डेटा यहाँ पर दिया गया है। 1924 था। ठीक है, 1924 मुझे याद आया, 1924 होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जनगणना किस प्रकार के शोध और डेटा संग्रह का उदाहरण है? यहाँ पर किस में आएगा? ये समग्र सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा में आएगा। बी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान में साहित्य की समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन देख लीजिए। यह शोधकर्ता को यह जानने में मदद करता है कि इस क्षेत्र में पहले क्या काम हो चुका है, या फिर यह शोध अंतराल की पहचान करने में मदद करता है, या फिर यह वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है, या फिर इनमें से ये सभी उपरोक्त यहाँ पर क्या होंगे? ये सभी सही होंगे। साहित्य की समीक्षा अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण है? यह शोधकर्ता को जानने में मदद करता है कि इस क्षेत्र में पहले क्या काम हो चुका है, यह शोध अंतराल की पहचान करने में मदद करता है, या वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ये सारे सही हैं। आखिरी प्रश्न है, ऐतिहासिक पद्धति में उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक पत्रों, डायरियों और आत्मकथाओं को किस प्रकार के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है? प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक, तृतीयक या फिर आभासी स्रोत? जो आधिकारिक पत्र होते हैं, डायरी हैं, आत्मकथा हैं, इन्हें हम किस में रखेंगे? प्राथमिक स्रोत है नहीं, इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक स्रोत कहते हैं। विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।